अबे ओए, क्या चाहिए? गेट पर खड़े गार्ड ने एक फटे पुराने कपड़े पहने आदमी को देखते हुए पूछा। जी। मुझे अंदर जाना है, उस आदमी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अंदर? ये कोई तेरी औकात की जगह नहीं है, भाग यहां से। दूसरे गार्ड ने उसे झिड़कते हुए कहा। नहीं, अब ये मेरा घर है, मैं आकाश हूं, आदमी ने लड़खड़ाते आत्मविश्वास से कहा। गार्ड्स की हंसी फूट पड़ी। आकाश? अरे कौन सा आकाश? यहाँ तो दूर दूर तक कोई तेरे नाम का नहीं है। लगता है दिमाग का पेंच हिल गया है। ये सुनते ही वो आदमी हताश हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक और कोशिश की। मैं आकाश कॉरपोरेशंस का मालिक हूं, ये मेरी कंपनी है। इस बार गार्ड्स की हंसी और तेज हो गई। अरे ये तो देखो, आकाश कॉरपोरेशंस का मालिक। कहां से आए रे तू? लगता है कल की बारिश में तेरी याददाश्त के साथ साथ तेरी अक्ल भी बह गई है। निकल यहां से और कहीं और जाकर ये नौटंकी कर। आकाश की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 5 साल पहले आकाश की जिंदगी किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। 28 साल की उम्र में वो आकाश कॉरपोरेशंस का सीईओ और भारत की सबसे युवा अरबपतियों में से एक था। उसकी कंपनी ने पिछले 5 सालों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और उसका नाम हर जगह गूंज रहा था। आकाश के पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान चाह सकता था। दौलत, शोहरत और एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड प्रिया, जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करता था। प्रिया एक मॉडल थी और उसकी सुंदरता ने आकाश को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। उसे लगता था कि वह उसका सच्चा साथी है, पर असल में प्रिया का असली बॉयफ्रेंड राहुल था, जो कि आकाश की कंपनी का एक प्रतिद्वंदी था। प्रिया केवल आकाश की दौलत के लिए उसके साथ थी और राहुल के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी। एक शाम आकाश अपनी स्पोर्ट्स कार में शहर के बाहर एक बिजनेस डील से वापस आ रहा था। सड़कों पर बारिश की वजह से फिसलन थी और दूर से आती एक तेज रोशनी ने उसे चकाचौंध कर दिया। उसने नियंत्रण खो दिया और उसकी कार एक पहाड़ से नीचे जा गिरी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वो खाई में गिर गई। आकाश को तुरंत एक अनजान व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचाया, जो शहर के एक दूर दराज इलाके में था। वह गहरी कोमा में चला गया और उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। डॉक्टरों ने उसके बचने की बहुत कम उम्मीद जताई। अगले दिन जब प्रिया ने टीवी पर खबर देखी कि आकाश की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी है, तो उसकी पहली सोच आकाश के स्वास्थ्य के बजाय उसकी संपत्ति थी। वो ये सोचकर खुश हो गई कि आकाश अब रहा नहीं और अब उसकी सारी दौलत पर उसका हक होगा। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फोन किया। दोनों ने मिलकर अब आकाश की कंपनी और संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना बनाई। जब आकाश अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहा था, प्रिया ने राहुल के साथ मिलकर एक नकली शादी रचाई। प्रिया ने आकाश के वकील को यह कहकर गुमराह किया कि आकाश ने अपनी वसीयत में उसे अपना वारिस बनाया है और उसने नकली हस्ताक्षर करके जाली कागजात बनवा लिए। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने, जो प्रिया की मीठी बातों और राहुल के बिजनेस प्रस्तावों से प्रभावित थे, बिना सोचे समझे इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही हफ्तों में प्रिया और राहुल ने मिलकर आकाश कॉरपोरेशंस का नाम बदलकर प्रिया एंटरप्राइजेस कर दिया। कंपनी की इमारत से आकाश की तस्वीर हटा दी गई और उसके नाम का कोई भी निशान मिटा दिया गया। आकाश की जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय, उसका बिजनेस, उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो गया, जबकि वह अपनी मौत से लड़ रहा था। इस बीच अस्पताल में आकाश का इलाज चल रहा था। डॉक्टर अभी भी उसकी हालत को लेकर चिंतित थे, लेकिन एक युवा नर्स जिसका नाम रिया था ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज आकाश के पास आती और उससे बातें करती, उसे गाने सुनाती और उसके सिर पर हाथ फेरती, जैसे वह उसका कोई अपना हो। रिया के दिल में आकाश के लिए एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया था, भले ही वह उसे जानती भी नहीं थी। वह हर रोज उसके ठीक होने की प्रार्थना करती। धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। आकाश कोमा में ही रहा, जबकि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्रिया ने राहुल के साथ मिलकर न केवल आकाश का बंगला बेचा, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार से भी उसे पूरी तरह से अलग कर दिया था। रिया, जो अभी भी उसी अस्पताल में काम कर रही थी,
कभी कभी आकाश की पुरानी फाइलें देखती और उसके अमीर होने की सच्चाई पर हैरान होती, लेकिन उसने कभी इस बात को किसी के सामने उजागर नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि प्रिया एक बहुत खतरनाक महिला थी। एक दिन जब अस्पताल में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, रिया ने मौका पाकर आकाश को एक बेहतर कमरे में शिफ्ट कर दिया और उसे विशेष देखभाल प्रदान की। वह रात दिन उसके साथ रहीं। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक सुबह जब वो आकाश के पास बैठी थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी, उसने महसूस किया कि आकाश ने अपनी उंगलियों को हिलाया। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कुछ ही मिनटों में आकाश की आंखें खुल गईं। उसने रिया को देखा, जो उसके सामने एक फरिश्ते की तरह खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया ने उसे पानी दिया और धीरे धीरे उसे सब कुछ समझाया कि वह कितने सालों से कोमा में था और उसकी देखभाल किसने की। आकाश को कुछ भी याद नहीं था, सिवाय अपनी पिछली जिंदगी के कुछ धुंधले दृश्यों के। उसका चेहरा, उसकी आवाज सब बदल गई थी। वह अब एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। रिया ने उसे बताया कि उसकी एक मंगेतर थी जो कभी कभी आती थी, लेकिन अब नहीं आती। वह इस बात से बेखबर था कि उसकी मंगेतर ही उसके इस हाल की असली जिम्मेदार थी। रिया ने उसे खाने के लिए एक प्लेट दी जिसमें सादा दाल रोटी थी। आकाश ने कई दिनों बाद कुछ खाया और उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे अपनी पिछली जिंदगी की महंगी पार्टियों और बड़े बड़े होटलों का कुछ भी याद नहीं था। वह अब एक नई दुनिया में था, जहां वह पूरी तरह से अकेला था, सिवाय रिया के, जो उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन चुकी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना था। आकाश कोमा से बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी आवाज भी बदल गई थी। वह अब पहले जैसा हैंडसम और फिट नहीं था, बल्कि एक थके हुए गरीब आदमी जैसा लग रहा था। रिया ने अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसकी मदद की। उसने अपने कुछ पैसे से उसके लिए पुराने कपड़े खरीदे और उसे अपने छोटे से किराए के कमरे में ले गई। रिया ने उसे अपनी बचत से कुछ पैसे दिए और कहा, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तब तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हो। आकाश को अब भी अपनी पिछली जिंदगी का कोई स्पष्ट चित्र याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसका एक आलीशान घर था और एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका मालिक वह खुद था। उसे प्रिया का नाम और चेहरा भी याद था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने उसके साथ क्या किया था। रिया की दया और ईमानदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया था। उसने रिया से कहा, रिया, मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानना है। मुझे अपने घर जाना है। रिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह इतनी लंबी यात्रा कर सके, लेकिन आकाश का निश्चय अटल था। वह रिया से विदा लेकर अपने पुराने शहर की तरफ निकल पड़ा। उसकी जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे और वो एक ट्रेन का साधारण टिकट भी नहीं खरीद सकता था। उसे कई दिनों तक पैदल चलना पड़ा, कई बार भूखे पेट सोना पड़ा और कई बार उसे लोगों से खाना मांगना पड़ा। उसे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। एक समय था जब वो अपने प्राइवेट जेट में सफर करता था और आज वो एक भिखारी की तरह सड़कों पर भटक रहा था। इस कठिन यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने उन लोगों की दया देखी जिन्होंने उसे खाना और पानी दिया, और उन लोगों का अहंकार भी देखा जिन्होंने उसे दुत्कार दिया। अंत में कई दिनों की मशक्कत के बाद वह अपने शहर पहुंचा। शहर के केंद्र में उसकी कंपनी की गगनचुंबी इमारत अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसका नाम बदल चुका था। प्रिया एंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। आकाश का दिल ये देखकर टूट गया। वह तुरंत अपने घर की ओर बढ़ा, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में था। जब वह अपने घर के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका विशाल बंगला, जो कभी उसके सपनों का महल था, अब किसी और के नाम पर था। बंगले के बाहर एक नई नेम प्लेट लगी थी और एक बड़ा गेट था जिस पे ताला लगा हुआ था। वह गेट के पास गया और बेल बजाई। एक गार्ड बाहर आया और उसने आकाश को सिर से पांव तक देखा। क्या चाहिए? उसने कठोर आवाज में पूछा। ये तेरा घर है? भाग यहां से। ये तो प्रिया एंटरप्राइजेस के मालिक का घर है। ये सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया? वो कहां से आ गई? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने गार्ड से बहस करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अगर दोबारा यहां दिखे तो टांगे तोड़ दूंगा। हताश होकर आकाश अपनी कंपनी की इमारत की ओर बढ़ा। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी।
उसे लगा कि शायद कंपनी में कोई तो ऐसा होगा जो उसे पहचानेगा, कोई तो ऐसा होगा जो उसे बताएगा कि यहां क्या हो रहा है। वो इमारत के बड़े शीशे के दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन अंदर जाने से पहले ही 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहा है भिखारी? यहाँ कोई चैरिटी नहीं है, एक गार्ड ने कहा। मैं आकाश हूं, इस कंपनी का मालिक। अरे, आज तो कोई बहुत बड़ा राजा आया है, आकाश कॉरपोरेशंस का मालिक, दूसरे गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसी दौरान प्रिया अपने टॉप फ्लोर के केबिन में बैठी थी जब उसे अपने सिक्योरिटी हेड का मैसेज मिला। मैडम, गेट पर एक आदमी है जो हंगामा कर रहा है और खुद को आकाश बता रहा है। यह सुनकर प्रिया के हाथ कांपने लगे। आकाश, उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर लाइव सीसीटीवी फुटेज खोली। उसने गेट पर खड़े उस आदमी पर जूम किया। उसका चेहरा भले ही पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसे प्रिया अच्छी तरह पहचान गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आदमी नीचे खड़ा था वो सचमुच आकाश था। देखो, वो आदमी जो गेट पर है, उसे तुरंत हटा दो। वो यहाँ कोई परेशानी पैदा कर रहा है। ओके मैडम, कहकर सिक्योरिटी हेड ने आकाश को गेट से दूर हटाकर सड़क के दूसरी तरफ कर दिया। उसने अपनी आंखें लाइव सीसीटीवी फुटेज में डालीं और कहा, मैं नहीं चाहती कि ये आदमी कल सुबह जिंदा रहे। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आकाश जिंदा है। उसने सोचा कि अब उसकी सारी दौलत और संपत्ति खतरे में है। यह सोचकर उसने एक गुंडे को फोन किया। सड़क के उस पार आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी और 3 गुंडे बाहर निकले। उन्होंने आकाश को पकड़ लिया और उसे कार में खींच लिया। आकाश ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने उसे एक सुनसान गोदाम में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। तुझे लगता है कि तू हमारी प्रिया मैडम को परेशान करेगा? तुझे तो मर जाना चाहिए था। गुंडों ने उसे और मारा और बेहोश करके एक अंधेरे कोने में छोड़ दिया। आकाश ने जब होश संभाला तो उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, प्रिया, उसने मुझे मारना चाहा। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? तभी उसे याद आया कि उसके सारे शेयर्स और संपत्ति के कागजात उसके घर के एक खुफ्त कमरे में सुरक्षित रखे थे। उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसे अब ये भी याद आया कि प्रिया का असल बॉयफ्रेंड राहुल था। उसने जानबूझकर उसे धोखे में रखा था। उसके मन में बदला लेने की आग जल उठी। वो जानता था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। गोदाम से किसी तरह बाहर निकलकर वो एक फोन बूथ पर गया। उसे रिया का नंबर याद था। उसने रिया को फोन किया और पूरी कहानी बताई। रिया को भी ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, उसने कहा। आकाश ने उसे अपने बंगले के पास मिलने के लिए कहा। वो किसी भी हाल में उन कागजातों को हासिल करना चाहता था। रिया तुरंत आकाश से मिलने के लिए रवाना हुई। जब वो उसके पास पहुंची तो आकाश का हाल देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसका शरीर जगह जगह से सूजा हुआ था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। रिया ने उसे सहारा देकर अपने साथ लिया और उसे एक डॉक्टर के पास ले गई, जिसने उसकी चोटों का इलाज किया। रिया ने आकाश को अपने घर वापस ले जाने की जिद की, लेकिन आकाश ने मना कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता रिया। तुम पहले से ही मेरे कारण मुश्किल में पड़ चुकी हो। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब से हम दोस्त हैं और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रिया ने आकाश को अपने एक दोस्त, जो एक बहुत अनुभवी वकील थे, मिस्टर शर्मा से मिलवाया। मिस्टर शर्मा एक बहुत ही बड़े वकील थे और उन्होंने कई बड़े केस जीते थे। रिया ने उन्हें सारी कहानी बताई। ये भी बताया कि आकाश को अब सब कुछ याद आ चुका है। मिस्टर शर्मा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आकाश की कहानी सुनी और उसकी हालत देखी तो वो मदद के लिए तैयार हो गए। आकाश ने मिस्टर शर्मा और रिया को बताया, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे घर में एक गुप्त कमरा है जहां मेरे सारे कागजात और शेयर्स सुरक्षित रखे हैं। जब तक मैं उन कागजातों को हासिल नहीं कर लेता, मैं प्रिया और राहुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। ये बहुत जोखिम भरा काम है। अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ खो दिया है। आकाश ने बताया कि बंगले का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही खास है, जिसे उसने खुद डिजाइन किया था।
उसे घर के पिछले गेट का कोड और सिक्योरिटी सिस्टम के सभी कोड याद थे। वो गुप्त कमरा भी उसने खुद बनवाया था और उसका दरवाजा खोलने का तरीका सिर्फ उसे पता था। वे तीनों एक योजना के साथ रात के अंधेरे में, जब प्रिया और राहुल घर पर नहीं थे, बंगले में घुसने की कोशिश करेंगे। आकाश ने अपने हाथों से पिछले गेट का कोड डाला और गेट आसानी से खुल गया। वे चुपचाप अंदर घुस गए। अंदर जाकर आकाश ने रिया को बताया कि घर के अंदर एक गुप्त कमरा है जहां उसके सारे शेयर्स और संपत्ति के कागजात सुरक्षित रखे हैं। उस कमरे का कोड भी सिर्फ उसे पता था। आकाश ने बंगले के अंदर जाकर उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोज लिया। वो कमरा एक बड़े बुक शेल्फ के पीछे छिपा था। उसने बुक शेल्फ को हटाकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। कमरे में अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि सभी कागजात और शेयर्स की फाइलें उसी जगह पर रखी थीं जहां उसने उन्हें रखा था। आकाश ने उन फाइलों को अपनी बैग में रखा और वे तुरंत बाहर निकल गए। बाहर आकर आकाश ने देखा कि रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ रिया? कुछ नहीं, मुझे बस डर लग रहा है कि कहीं हमें कोई देख ना ले। ये कागजात तो बहुत पुराने हैं, हमें इन्हें प्रमाणित करवाना होगा। लेकिन कागजातों को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आएगा मजा। हम कल ही अदालत जाएंगे और प्रिया और राहुल पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाएंगे। लेकिन आकाश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे पता था कि अब वो अकेला नहीं है। उसके पास रिया और मिस्टर शर्मा जैसे दोस्त थे जो उसकी मदद करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा रहे थे। वे तीनों सुरक्षित मिस्टर शर्मा के ऑफिस पहुंच गए। कुछ दिनों की तैयारी और दस्तावेजों को प्रमाणित करवाने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। प्रिया के वकील ने अदालत से कहा कि आकाश एक पागल आदमी है और वो जानबूझकर प्रिया को परेशान कर रहा है। लेकिन आकाश के वकील मिस्टर शर्मा ने आकाश के असली कागजात और उसकी पिछली जिंदगी के सारे सबूत पेश किए। अदालत ने प्रिया और राहुल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। प्रिया और राहुल को जेल में डाल दिया गया और आकाश को उसकी सारी दौलत, संपत्ति और कंपनी वापस मिल गई। लेकिन आकाश ने एक बात सीखी थी, वो दौलत के पीछे नहीं भागना चाहता था। वो चाहता था कि वो रिया और मिस्टर शर्मा जैसे लोगों के साथ रहे जिन्होंने उसकी मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल राज FM को अभी सब्सक्राइब करें।